दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, जहां से हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करते हैं नॉर्मली संघ और उसका राज्य क्षेत्र। देखिए, चर्चा भाग 1 में 1 से लेकर 4 आर्टिकल, जो अनुच्छेद 1 है और 4, इसके बीच में इसकी चर्चा है संघ और राज्य क्षेत्र की। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और इससे एग्ज़ाम में सवाल बहुत आते हैं, चाहे वो छोटे लेवल के एग्ज़ाम हो या फिर सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हो। देखिए, आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी संघ की चर्चा है। अब भैया, संघ हम लोग जनरली जानते क्या है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक, हम लोग संघ की डेफिनेशन समझेंगे। देखिए, अगर इंग्लिश में हम लोग कहते हैं तो वहाँ संघ को यूनियन के रूप में हम लोग लेते हैं। ठीक है, एक होता है फेडरल, एक होता है यूनियन। फेडरल का मतलब भी होता है संघ और यूनियन का मतलब भी संघ होता है। देखिए, फेडरल कहाँ यूज होता है? फेडरल जैसे अमेरिका देश है। अमेरिका क्या है? 50 राज्यों से मिलकर बना है। छोटे बड़े राज्य मिलके 50 राज्य हैं, उसको मिला के अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, संयुक्त की बात की गई है, मतलब 50 राज्य संयुक्त होकर आपस में मिलकर एक देश बनाते हैं। उसी का नाम संयुक्त राज्य यानी यूएसए पड़ा था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वहाँ पे जो संयुक्त की बात चल रही है, यानी संघ की बात चल रही है, वह संघ यूनियन नहीं है, वहाँ पर फेडरल है। लेकिन अगर अपने देश के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करें तो हम लोगों का जो संघ है वो यूनियन है। फेडरल का मतलब होता क्या है? देखिए, फेडरल का मतलब ये है कि जो, जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे अमेरिका को ही ले लें तो वहाँ पे फेडरल है, तो वहाँ के जो भी राज्य हैं इनकी आपस की सहमति है, आपस की सहमति से एक देश बनाए हैं। लेकिन कभी भी कोई मतलब एक टाई अप हो या आप कुछ भी समझ लीजिए सहमति हो, कोई ऐसी असहमति बन जाए कि जिसके थ्रू कोई राज्य उसमें से निकल जाए, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी उनको नहीं होगी, वो निकल सकते हैं। वो ना निकले वो अलग की बात है, लेकिन निकल सकते हैं। तो फेडरल का मतलब हो गया, उसका मतलब भी संघ था, यूनियन का मतलब भी संघ था। लेकिन अगर हम यूनियन की बात करें तो यूनियन में जैसे भारत राज्यों का संघ है, वह भी यूनियन के परिप्रेक्ष्य में, तो यहाँ पे जो भी राज्य हैं, 28 राज्य हैं सपोज भारत में, 28 राज्य मिल के एक देश का निर्माण करते हैं, अपने प्यारे भारत देश। तो ये जो राज्य हैं मिलने को तो मिले हैं, लेकिन कभी भी भारत देश से अलग नहीं हो सकते। ठीक, इसके परिप्रेक्ष्य में यूनियन की बात की गई है संघ दोनों का मतलब, फेडरल का मतलब भी, यूनियन का मतलब भी। लेकिन आप होप कि आप इस चीज़ को समझे होंगे कि फेडरल का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब क्या होता है। तो भारत राज्यों का संघ है, इंग्लिश में होगा तो यूनियन होगा। ठीक, देखिए, भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। भारत में 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरी। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 2। ये सब चीज़ें आर्टिकल 1 की बात थी। आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 2 की अगर हम बात करें तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अब इसकी अगर हम बात करें, देखिए, किसी दूसरे देश का कोई राज्य अगर अपने प्यारे भारत में मिलना चाहता हो तो आर्टिकल 2 के तहत मिलेगा। अगर अभी एग्जाम्पल के तौर पे देखें, सिक्किम था, सिक्किम राज्य, वह चाइना के डर से क्या हुआ, भारत में मिलना चाहा, तो भारत ने उसका आवभगत किया उसमें। लेकिन जो संविधान है उसमें एक संशोधन किया, 35वां संविधान संशोधन 1974, उसके तहत वह भारत का शह राज्य बना। देखिए, उस टाइम की सिचुएशन अलग थी। जब सिक्किम भारत से मिलना चाह रहा था तो भारत ने भी देखा कि अगर सिक्किम हमसे मिलना चाह रहा है चाइना के डर से, तो क्या हमारे देश में मिलने लायक है कि क्या ये केवल छल कपट है। तो जब भारत को लगा और सिक्किम को लगा कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, दोनों तरफ से सहमति ठीक है, तो उसके बाद भारत ने क्या किया, 36वां संविधान संशोधन कर दिया 1975 में। उसके तहत सिक्किम क्या 22वां राज्य बन गया। पूर्ण रूप से सिक्किम भारत का राज्य बन गया। कौन सा? 22वां राज्य। तो आर्टिकल 2 में अगर बात हम लोग किए कि कोई राज्य अगर भारत में मिलना चाह रहा हो तो आर्टिकल 2 के तहत मिलेगा। अब वही अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 3 की, तो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अगर हम बात करें भारत देश में कोई राज्य है, ठीक,
इस राज्य को कोई बड़ा राज्य है, इस राज्य को काट के कोई और अलग राज्य बनना चाह रहा है, तो उसके तहत आर्टिकल 3 के तहत ही बनेगा। या मान लीजिए कोई राज्य है, उसकी सीमा हो, उसका क्षेत्र हो या उसका नाम हो, उसमें बदलाव या परिवर्तन करना हो, तो वह किस आर्टिकल के तहत होगा? आर्टिकल 3 के तहत होगा। वहीं अगर हम आर्टिकल 4 की बात करें, अनुच्छेद 4 की, तो अनुच्छेद 4 में यह चर्चा है कि आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है। अभी 368 क्या है? देखिए 368 जो भी उस 368 में रखा जाता है, उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य होता है। अब इसका मतलब आप नहीं समझे होंगे। जैसे चूँकि 368 से आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 को बाहर रखा गया है। मान लीजिए कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई, कोई ऐसी सिचुएशन ही आ गई, कोई कंडीशन कि जिसके तहत मान लीजिए कोई राज्य है भारत में मिलना चाह रहा है, तो भैया जल्दी से संसद क्या करेगी? राष्ट्रपति को सूचना दे देगी कि राष्ट्रपति साहब ये राज्य मिलना चाह रहा है, खटाक से उसको मिला लेंगे तुरंत। अगर हम कोई बिल पास करें, इसमें तो लंबा समय जाएगा, कोई और भी कागजी प्रक्रिया पूरी करें, इसमें तो भी लंबा समय जाएगा। तो इसीलिए आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 को 368 से बाहर रखा गया है। चूँकि अगर आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 के तहत कोई काम करना हो, उसमें ज़्यादा लेट लतीफ़ी ना हो, उसको तुरंत बिना राष्ट्रपति साहब के हस्ताक्षर के काम कर लिया जाए। अगर हम बात करें आर्टिकल 2 और 3 को लागू करने के लिए, तो संसद में क्या है? 50% साधारण बहुमत। कौन सी बहुमत की? साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। अगर वो साधारण बहुमत से पास हो गया, तो उस पर जो राष्ट्रपति साहब हैं, उस पर हस्ताक्षर यानी साइन करने के लिए बाध्य होंगे। बात करेंगे राज्यों तथा राज्य क्षेत्रों की श्रेणियाँ। देखिए, जब हमारा प्यारा भारत तत्कालीन समय में आज़ाद हुआ था, हाल ही हाल आज़ाद हुआ था, उस टाइम की कंडीशन कुछ और थी। उस टाइम इतने सुव्यवस्थित तरीके से राज्य तो थे नहीं, देसी रियासतें थीं, 550 प्लस देसी रियासतें थीं। अब उन लोगों को आपस में मिलाने के लिए एक अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी थी सबको, ठीक है। तो उस समय जो राज्य थे, उसकी जो कैटेगरी कुछ अलग प्रकार से बनाई गई थी। देखिए, उसमें कैटेगरी ए थी, जो कैटेगरी ए श्रेणी के राज्य बनाए गए थे। चूँकि अभी हम लोग मतलब तुरंत आज़ाद हुए थे, तो उस समय हम लोगों को देश संभालना उतना आसान था नहीं। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि 4 प्रकार के राज्यों का बंटवारा किया, अलग अलग श्रेणी के 4 प्रकार की श्रेणी का बंटवारा किया। तो श्रेणी ए के जो राज्य बनाए गए, उसमें क्या था? ब्रिटिश भारत के प्रांत। ब्रिटिश भारत के प्रांत मतलब यह हुआ कि वहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, जो जहाँ पर पूर्ण रूप से लगभग अंग्रेज ही थे, और उसके साथ 216 ऐसी देसी रियासत थी, जिसको मिला के कैटेगरी ए श्रेणी का राज्य बनाया गया। अब उसमें थे मुख्य रूप से जैसे असम थे, बिहार, मुंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, ओडिशा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। इनकी संख्या कितनी थी? 10 थी, ठीक। यानी जो प्योर अंग्रेज़ थे और 216 देसी छोटी मोटी रियासतें थीं। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यही राज्य थे, टोटल 10 राज्य थे। इनको मिला के ए श्रेणी का राज्य बनाया गया था। वहीं अगर हम बात करें दूसरे राज्य की, तो एक 20 श्रेणी का राज्य था, यहाँ पर थोड़ा बड़ी देसी रियासतों को मिलाकर बनाया गया था, जो कि भारतीय थे। तो 275 देसी रियासतें थीं, जिसको 20 श्रेणी का राज्य बनाया गया था। अगर हम बात करें, उनमें से हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, मैसूर, पेप्सू को ही पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य कहा जाता था। और वहीं राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन। अगर इनकी हम बात करें तो इनकी संख्या कितनी थी? 8 थी, ठीक। तो हम लोगों ने पढ़ा ए श्रेणी के राज्य जहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत थी मेनली, और कुछ देसी रियासतें थीं। और 20 श्रेणी की अगर हम बात करें तो मेनली एक बड़ी, अगर हम एक मीडियम या उससे ऊपर की अगर हम बात करें रियासतें, 275 रियासतों को मिलाकर 20 श्रेणी के राज्य बनाए गए थे। हम सी श्रेणी राज्य की बात करें तो यह राज्य मेनली हम उसको कह सकते हैं कि जो बड़ा क्षेत्र या बड़ा शहर जहाँ पे अंग्रेज लोग कब्जा कर ही रहे थे, उसको हम लोग कमिश्नरी टेरिटरी भी कहते थे। तो वहाँ 61 देसी रियासत थी, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें राज्य के तौर पे तो अजमेर था, बिलासपुर, भोपाल, दुर्ग, दिल्ली, हिमाचल, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, विंध्य प्रदेश।
इनकी भी संख्या कितनी थी? 10 थी। अगर डी श्रेणी राज्य की बात करें तो उसमें था अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, यह डी राज्य की श्रेणी में आते थे। तो हम उन्हें 4 प्रकार की श्रेणी में बांटा था, ABCD। हम लोग अब संघ और उसके राज्य क्षेत्र से बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में भी बहुत ढेर सारे क्वेश्चन है, हालांकि एक ही क्वेश्चन दिखेगा लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर भी आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे छोटे छोटे पॉइंट में, और उसके आंसर भी उसी में छुपे रहेंगे। तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। यह छोटे लेवल के एग्ज़ाम से बड़े लेवल के एग्ज़ाम तक में पूछा जाता है। तो देखिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, 27 जून 1947 को देशी रियासतों की समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार के तहत एक राज्य विभाग यानी स्टेट डिपार्टमेंट खोला गया। इसका प्रभारी किसको बनाया गया था? तो भैया वो थे सरदार वल्लभ पटेल साहब। ठीक, देखिए सरदार वल्लभ पटेल साहब का बहुत ज़्यादा योगदान था। जो देशी रियासतें थीं उनको मिला के उनका एकीकरण करके एक प्यारा भारत देश बनाना, इसलिए सरदार वल्लभ पटेल को ही इस राज्य विभाग यानी स्टेट डिपार्टमेंट का ही बनाया गया था। किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि सम्राट, ध्यान से देखिएगा आप लोग, सम्राट और देशी रियासतों के बीच हुए समझौते उस अधिनियम के प्रवर्तन पर स्वतः निरस्त हो जाएंगे? तो वह कौन सा नियम था? स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 5 जुलाई, डेट याद रखेंगे, 5 जुलाई 1947 को देशी नरेशों यानी जो देशी रियासत थी उनके जो राजा महाराजा थे उनसे अपील की कि वे अपनी विदेश नीति, यातायात एवं सुरक्षा संबंधी विषय भारत सरकार को सौंप दें। इस अपील का समर्थन किसने किया था? तो वह था लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए इस क्वेश्चन का पूछने का मतलब ये था कि जिस टाइम भारत अपना आज़ाद हुआ था उस टाइम लगभग 550 देशी रियासतें, 550 से ऊपर ही देशी रियासतें भारत में थीं, लेकिन उनको मिला के भारत देश बनाना बहुत ही कठिन काम था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक अहम भूमिका निभाई थी, बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी उनको मिला के एक देश बनाना। तो उस टाइम के जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो जल्दी मिलना ही नहीं चाहते थे भारत से, उनका अलग ही मन चल रहा था कि भैया हम तो एक तो देश अपना खुद का बनाएंगे। अब आप ही सोचिए अगर 550 लोग अपना देश बना लेते तो आज भारत ना रह के 550 देश रहता। मतलब एक ज़िला से दूसरे ज़िला में जाने के लिए हमको वीज़ा लेना पड़ता। ठीक, तो उस समय एक सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने कहा था कि भैया जो देशी रियासतें हैं वह अपनी विदेश नीति या यातायात और सुरक्षा संबंधी विषय वह सब कुछ भारत को सौंप दें, बाकी अपना उछड़ते रहें, अपना राजा राजशाही दिखाते रहें। लेकिन बाद में क्या हुआ, सबको ठोंक ठाक के एक कर दिया गया और एक प्यारे भारत का निर्माण कर दिया गया। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में देशी रियासतों की कुल संख्या कितनी थी? 542। देखिए कहीं कहीं अलग अलग किताबों में थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है कि 550 प्लस 552 या 542, तो इस पर आप मत जाइए। हाँ 500 से ऊपर ही थी, 550 के लमसम। तो मान लीजिए इस क्वेश्चन में बताया गया है कि कुल देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 542, जिनमें से 539 रियासतों ने स्वेच्छा से, खुद से, अपनी इच्छा से राज्य विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर भारतीय संघ में विलयन के लिए स्वीकृति दे दी। शेष किन 3 रियासतों ने विलयन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया था? मतलब जब देश को एक किया जा रहा था, सोचा जा रहा था कि सबको मिला के एक प्यारा भारत का निर्माण किया जाए, उस टाइम ये 3 ठो नमूने बैठे थे, अलग ही कूद रहे थे कि भैया हम तो मिलवा नहीं करेंगे भारत में। एक विलय पत्र था, उस पर सबसे साइन करवाया जा रहा था। तो 539 जो रियासतें थीं उन्होंने सहज कबूल किया, सहज तो नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से मान लीजिए चाहे जिस भी अवस्था में, उन्होंने कबूल किया कि हम भारत देश में रहेंगे। लेकिन ये 3 ठो थे, अलग ही कूद रहे थे, इनका अलग ही विलाप था। वो था हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर कि हम तो भारत में मिलवा नहीं करेंगे भैया। देखिए अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यह अकेला क्वेश्चन बहुत ढेर सारे क्वेश्चन को अपने आप में समेटे हुए है।
आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें से बहुत सी चीज़ें क्लियर आउट मतलब बाहर निकल के आएंगी। काठियावाड़ के तट पर स्थित जूनागढ़ रियासत के नवाब, ठीक, अब आपको यही क्लियर हो गया होगा कि भैया काठियावाड़ तट था स्थित कहाँ, वहाँ जूनागढ़, ठीक। जूनागढ़ की जो रियासत के नवाब था वह कौन था, वह भैया था, अभी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वह था नवाब मोहम्मद महावत खान जी तृतीय, ठीक। उसने क्या किया, पाकिस्तान के साथ मिलकर एक घोषणा कर दी कि हम तो भैया पाकिस्तान में मिलेंगे, गजबे लोल था, ठीक है। लेकिन वहाँ की जो जनता थी उसने विरोध कर दिया, फलतः सरकार ने सैनिक कार्रवाई की। उसके बाद भारतीय सरकार जो है उसने क्या किया, सैनिक कार्रवाई की थी। इसके बाद वहाँ का नवाब पाकिस्तान भाग गया। ये सब होने के बाद भैया जूनागढ़ का जो नवाब था वो पाकिस्तान फरार हो गया। उस समय जूनागढ़ का नवाब कौन था, हालांकि हमने एक क्वेश्चन ना लेके इसी में से ढेर सारे क्वेश्चन और आंसर भी इसको बताए हम लोग। तो वहाँ का नवाब कौन था, वह था भैया गजब नवाब था, नवाब मोहम्मद महावत खान जी तृतीय। ये था भैया नवाब मोहम्मद महावत था जूनागढ़ में और कूद रहा था पाकिस्तान से मिलने के लिए। तो भारत ने क्या किया, सैनिक कार्रवाई करके इसको ऐसा हड़काया कि भैया खुद अकेले भाग गया, कहाँ, पाकिस्तान। इस वाले क्वेश्चन में है कि कश्मीर के किस महाराजा ने पाकिस्तानी पठानों मीन्स कबाइलियों के आक्रमण के बाद अक्टूबर 1947 में भारत के साथ विलय संधि पर हस्ताक्षर किए। यो भैया अपने आप में महान थे कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, मेनन साहब इनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया जी आप भी मिल जाइए, यानी कौन थे ये, कश्मीर के राजा, अब भैया उनका नाम क्या था, हरि सिंह। इनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा था मिल जाइए, शहर से मिल जाइए, आपको जो पद है या जो आप चाह रहे हैं सब कुछ मिलेगा, भारत देश में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए। लेकिन ये अलग कूद रहे थे। बाद में देख ही रहे हैं आजकल क्या हो रहा है, वही कश्मीर है जहाँ से 370 हटाना पड़ा। इस वाले क्वेश्चन में है कि हैदराबाद में रजाकारों ने आतंक का वातावरण पैदा कर दिया था, जिसके दबाव में आकर वहाँ के निज़ाम ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया। यानी भैया जो हैदराबाद था, यहाँ का जो निज़ाम था यह भी अलग था, है बीच में, प्यारे भारत के यहाँ पे हैदराबाद, ठीक है, ये अलग कह रहा था कि हम अपना अलग देश बनाएंगे। बताइए, इस भारत देश के बीच में एक देश बनाने की बात कर रहा था। लेकिन सरदार पटेल साहब ने 13 सितंबर 1948 को एक सैन्य कार्रवाई की, जिसके तहत हैदराबाद के नवाब को भारत में विलय स्वीकारने हेतु बाध्य कर दिया गया था। यह कार्रवाई किस ऑपरेशन के तहत किया गया, मतलब जो हैदराबाद के नवाब को ठोक ठाक के भारत देश में मिलाया गया, वह किस ऑपरेशन यानी किस कार्रवाई के तहत किया गया था, तो वह कार्रवाई का नाम था उसका नाम था ऑपरेशन पोलो। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हैदराबाद को किस कार्रवाई के तहत भारत में मिलाया गया था, तो ऑपरेशन पोलो के तहत। अभी ये क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैदराबाद के बारे में, उसी को थोड़ा सा घुमा के इस वाले में पूछा है कि हैदराबाद के निज़ाम मीर ओस्मान अली खान ने सबसे अंत में, भैया हैदराबाद ये थे लोग जो सबसे लास्ट में समर्पण किए और भारत में सम्मिलित होना स्वीकार किया। यह घटना किस दिन घटी, यानी किस दिन मिले, तो वह डेट था 18 सितंबर 1948। यह भी ठीक ही ठाक क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है। हम लोग पहले ही डिटेल में पढ़े हैं कि राज्यों के संघ के रूप में, यानी यूनियन ऑफ द स्टेट्स। यहाँ पे भी आप देखेंगे संघ की बात चल रही है, लेकिन इंग्लिश में अगर हम बात करें तो यूनियन। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रों का उल्लेख कहाँ किया गया है, वह है संविधान की प्रथम अनुसूची में उल्लेख किया गया है। तो जैसा हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अभी हम लोग पढ़े भी हैं पिछले कुछ क्वेश्चन में, उसी क्वेश्चन में एक पॉइंट उठा के दिया है कि भारत के अंतर्गत स्थित रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है। वो भैया इनके जो योगदान उसको भुलाया नहीं जा सकता। वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। इन्होंने ही
जो 500 प्लस देसी रियासतें थीं उनको ठोक बजा के बढ़िया से जो जैसे समझा, डंडे से या फिर जिस भी तरीके से, उसको ऐसे समझा के भारत में मिला के एक प्यारे भारत का निर्माण किया था, तो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो संसद को यह प्राधिकार है कि वह ऐसे निबंधनों तथा शर्तों के साथ जो उचित समझे नए राज्यों के प्रवेश को अनुमति दे सकेगी का उल्लेख कहाँ पे है? अनुच्छेद 1 में। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के नाम और प्रत्येक के तहत आने वाले राज्य क्षेत्रों का उल्लेख कहाँ मिलता है? संविधान की प्रथम अनुसूची में। इस क्वेश्चन को हम लोग शुरू में ही पढ़ चुके हैं, लेकिन फिलहाल देख लेते हैं क्वेश्चन पूछने का तरीका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को विधि द्वारा ऐसे निर्बंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना का अधिकार प्राप्त है। यानी किसी दूसरे राज्य या किसी राज्य को अपने प्यारे भारत में मिलाना, उसकी बात हो रही है, तो वह है अनुच्छेद 2 के तहत। इसको भी हम लोग पढ़ ही चुके हैं, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है? वह है आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3। हम लोग बढ़िया से पढ़े हैं कि आर्टिकल 3 के तहत अगर संसद चाहे तो अपने देश में कोई भी राज्य हो उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, या कोई राज्य है वह उस राज्य को तोड़ के एक और राज्य उसी में बना सकती है। वह आर्टिकल 3 के तहत जो हम लोग पहले पढ़े हैं उसमें से एक छोटा सा पॉइंट निकाल के क्वेश्चन देखिए बना दिया है। एग्जामिनर का दिमाग बहुत ही शार्प होता है। अब देखिए हम लोग पढ़े थे, इसमें पूछा है किसी नए राज्यों के निर्माण, क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन वाले विधेयक पर किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? मतलब काम तो संसद करेगी लेकिन एक बार पूछ लेगी, पहले अनुमति ले लेगी, वह राष्ट्रपति साहब से। कोई काम करने से पहले हाँ राष्ट्रपति साहब ही काम करने जा रहे हैं, बस काम करके बाद में अपना जो भी करना हो प्रक्रिया पूरी करेंगे। मूल संविधान में संविधान तथा सभा द्वारा अंगीकृत प्रथम अनुसूची में राज्यों तथा राज्य क्षेत्रों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया गया था? तो जैसा कि हम लोग पहले पढ़े थे अभी, उसमें 4 श्रेणियों का उल्लेख किया गया था। जैसे किसी राज्य को 4 टाइप में विभाजित किया था, A, B, C, D। ए में थे ऐसे राज्य जहाँ पर केवल भैया गोरखे रहते थे, अंग्रेजवा। बी में ऐसे थे, इसमें अंग्रेज भी थे मेनली, थोड़े से देसी रियासत भी। बी में देसी रियासतों की संख्या ज़्यादा थी। सी में छोटे बड़े जो थोड़ा सा बड़े शहर या बड़े मतलब क्षेत्र थे उनको लिया गया था। डी में वही अंडमान निकोबार क्षेत्रों को लिया गया था। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में संघ और उस राज्य क्षेत्र में पहले भाग को हम लोगों ने डिस्कस किया, और भी इससे बनने वाले जो भी प्रश्न होंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको देख लेंगे, और उस वाले वीडियो में हम लोग उसको कंप्लीट पूरा देख लेंगे, ताकि किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे छोटे लेवल के एग्ज़ाम हो चाहे बड़े लेवल के एग्ज़ाम हो, उसमें कोई भी प्रश्न आए तो आपका छूटे ना, आप लोग आसानी से कर लें। तो होपफुली हमें ये आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं आप आपकी इच्छा के अनुसार, और आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब का बटन भी आप ठोक दीजिएगा। धन्यवाद।